हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं विटामिन B12 के अंदर उसका प्रोडक्शन, उसकी एप्लीकेशंस एंड उसके बेसिक इंट्रोडक्शंस। तो ये जो है विटामिन B12 की फॉर्मूला है वो इतनी देखने में ही इतनी कॉम्प्लेक्स है। और जो विटामिन B12 का दूसरा नाम है वो है कोबालामाइन। विटामिन B12 कोबालामाइन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B12 एक कोफैक्टर है। कोफैक्टर यानी कि वो हमारे शरीर में होने वाली कई सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस को प्रमोट करता है, उसमें हेल्प करता है। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हुई तो कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं या कौन कौन सी खामियां हो सकती है ये देखना है। तो डेफिशिएंसी का मतलब क्या होना कि जितनी हमारे शरीर को नीड है उसकी जरूरियात से भी कम मात्रा में विटामिन B12 बॉडी में होना। तो डेफिशिएंसी किन दो चीजों से हो सकती है। एक तो कि हम डाइट में इनएडिक्वेट सप्लाई ले, यानी कि जितना चाहिए उनसे कम। अगर डाइट में ही विटामिन B12 कम रहा तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी। और अगर डाइट में ले लिया पर एब्जॉर्प्शन इनएडिक्वेट रहा, यानी कि हमारा जो स्टमक है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, उसमें से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हुआ तो भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी। ज्यादातर डेफिशिएंसी का जो रीजन होता है वो एब्जॉर्प्शन ही होता है, क्योंकि डाइट में तो सप्लाई विटामिन B12 का रहता है और डेली नीड भी उतनी नहीं रहती। अगर डेफिशिएंसी हुई तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ये एक ब्लड डिसऑर्डर की कंडीशन है जिसमें हीमोग्लोबिन का लेवल लो हो जाता है और इरिथ्रोसाइट का प्रोडक्शन ठीक से नहीं होता, तो उसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अदर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स दिख सकते हैं, यानी कि जीआई इरिटेशन हो सकता है वगैरह। और न्यूरोलॉजिक एबनॉर्मलिटीज, अगर आप आगे देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ विटामिन B12 तो उसमें आप देखेंगे कि B12 का नर्व फंक्शन में भी उपयोग होता है। तो अगर B12 की डेफिशिएंसी रही तो न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज भी रहेगी। विटामिन B12 के सोर्स है मीट, एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हमें डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि यह एक ऑप्शन बचता है B12 के लेने के लिए। जो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक म्यूकोसा होते हैं उसके अंदर पैराइटल सेल आए हुए होते हैं। वो सेल क्या करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन का सिक्रेशन करते हैं, यानी कि वो एक इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं। अब जबकि डाइट सोर्स में से विटामिन B12 लेके जब स्टमक में आएगा तो वो B12 और ये इंट्रिंसिक फैक्टर ये दोनों मिला के कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, यानी कि विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर के सिवाय एब्जॉर्प्शन नहीं होगा हमारे ब्लड के अंदर, स्टमक से ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर दोनों पूर्ति अमाउंट में है तभी वो स्टमक से ब्लड के अंदर जा पाएंगे। तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। कहाँ से होगा, इलियम में से, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है उसमें से एब्जॉर्ब होगा। डेली रिक्वायरमेंट मैंने बोला वैसे ओनली 2 माइक्रोग्राम है। अब देखते हैं तो बायोसिंथेसिस जो है विटामिन B12 का, यानी कि जो हमारे शरीर में ओरिजिनली बायोसिंथेसिस जो होता है B12 का, वो वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। उसका स्ट्रक्चर की तरह ही वो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस होती है। विटामिन B12 जो एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, इसलिए हम उसे बाहर से भी ऐसे कंज्यूम कर सकते हैं। आइसोलेशन हो, अगर एनिमल टिश्यू से जैसे कि कोई लीवर ले लिया या फिर कोई मीट ले लिया, उसमें से अगर प्योर विटामिन B12 का आइसोलेशन करना हो तो बहुत ही एक्सपेंसिव और टीडियस प्रोसेस है। अब देखो कि जो केमिकल सिंथेसिस है विटामिन B12 का, उसमें क्या रहता है, 20 कॉम्प्लिकेटेड स्टेप रहते हैं, तो उसका प्रैक्टिकली यूज नहीं किया जा सकता, यानी कि हाँ फिलहाल इंडस्ट्री उसका ऐसे यूज नहीं करती कंपनी में प्रोडक्शन करने के लिए। तो इस तरीके से विटामिन B12 का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो फिर ओनली ऑप्शन जो बचा वो है कॉमर्शियली प्रोड्यूस बाय दी फर्मेंटेशन। विटामिन B12 का प्रोडक्शन ओनली फर्मेंटेशन से ही होता है कॉमर्शियली, यानी कि सभी इंडस्ट्री में। और वर्ल्ड का एनुअल प्रोडक्शन है जो विटामिन B12 का वो अराउंड 15,000 kg है, जो सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है। अब मेन कंटेंट यानी कि मेन फोकस पे आते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोडक्शंस ऑफ विटामिन B12। तो उसके कुछ बेसिक स्टेप है। उसमें क्या होता है, पहले हम मीडियम का फॉर्मुलेशन करेंगे। मीडियम का फॉर्मुलेशन करना मतलब क्या कि पहले जो हम एक मीडियम बनाते हैं ना जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ करवाएंगे, वो मीडियम हम प्रिपेयर करेंगे। उसके ऊपर क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा। फिर उस मीडियम को हम स्टरीलाइज करेंगे और उसमें हम कल्चर स्टार्टर डालेंगे। कल्चर यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर डालेंगे। उसके बाद एनारोबिक और एरोबिक फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन के टाइप तो आपको पता है, बाकी एनारोबिक और एरोबिक का मतलब क्या होना कि ऑक्सीजन के बिना वाला, यानी एनारोबिक और ऑक्सीजन के साथ जिसमें ऑक्सीजन की नीड रहेगी वो फर्मेंटेशन यानी एरोबिक फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के बाद हम क्या करेंगे, साइनोकोबालामाइन की रिकवरी करेंगे। रिकवरी किसकी, साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन मीन्स क्या, विटामिन B12 का एक रूप है।
अब इसके लिए कुछ बायोकेमिकल यानी कि बायोलॉजिकल कंडीशंस है, वो कौन कौन सी है कि कार्बन सोर्स ज्यादातर ग्लूकोज का ही रहता है, आप सबको तो पता होगा। पीएच रहेगी 7.4 के अराउंड, टेम्परेचर रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस। जब हम बैक्टीरिया के अंदर से जो मेटाबोलाइट प्रोडक्ट यानी विटामिन B12 को जब सोल्यूबलाइज करेंगे सेल वॉल्स के अंदर से यानी कि सभी सेल मटेरियल के अंदर से, तब हम उसको हीट करेंगे। कितने टेम्परेचर में? 80 to 120 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको हीट करेंगे। अब जो विटामिन B12 के प्रोडक्शन के लिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ये 3 है। वैसे तो कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से विटामिन B12 प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन मोस्टली इन तीनों से, क्योंकि इनसे हमें ज्यादा यील्ड मिलती है। यील्ड यानी ज्यादा विटामिन B12 हमें मिलता है। तो पहला वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें से हमें 206 मिलीग्राम पर लीटर प्रोडक्शन मिलता है और दूसरे में से 60 मिलीग्राम पर लीटर प्रोडक्शन मिलता है। तो ज्यादातर ये दोनों यूज होते हैं। अब ये जो प्रोडक्शन है बल्क अमाउंट का प्रोडक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से तो होगा, लेकिन कौन से फर्मेंटेशन से होगा? सबमर्ज फर्मेंटेशन से होगा। अगर आपको सबमर्ज फर्मेंटेशन क्या है, वो बीट मोलेसिस कैसे होता है, बीट मोलेसिस एज अ कार्बन सोर्स रहता है, उन सब से कैसे होता है, तो हमने हमारे पिछले वीडियो प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ साइट्रिक एसिड के अंदर इसे डिटेल में देखा था, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। फिर जो हमें विटामिन B12 की प्रोडक्ट मिलेगी हम उसे अनप्योर होगी, तो हम उसे क्या करेंगे? फिल्ट्रेट करेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज के अंदर तो हमें क्या मिलेगा? फर्मेंटेशन ब्रोथ मिलेगा, उसको हम कलेक्ट करेंगे। फिर जो कोबालामाइन है वो किस में कन्वर्ट करेंगे? साइनोकोबालामाइन में कन्वर्ट होगा। तो जो 80% प्योर प्रोडक्ट है हम उसे यूज एज अ फीड ले सकते हैं, हम फीडिंग के रूप में 80% प्योर प्रोडक्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेना हो, यानी कि देखो अगर किसी को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो गया तो बाहर से उसको अगर विटामिन B12 की ट्रीटमेंट देनी हो उसकी डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए, तो हमें 95 to 98% प्योर विटामिन B12 चाहिए होगा। अब आते हैं एप्लीकेशंस पे। तो विटामिन B12 की ज्यादा एप्लीकेशंस है। अब अगर आगे आपने देखा तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या रहती है, ये जो है वो डिसऑर्डर और डिजीज कंडीशन हो जाती है। तो हम इसमें क्या करेंगे? विटामिन B12 का सप्लीमेंट्स देंगे। तो एक एप्लीकेशन तो यही हो गई, उसके सिवा भी कुछ है, तो आइए देखते हैं। विटामिन B12 के एप्लीकेशंस में पहला है कि वो क्या करता है? नर्वस सिस्टम के नॉर्मल फंक्शंस के लिए विटामिन B12 जरूरी है, जैसे हमने आगे देखा। उसके सिवा वो रेड ब्लड सेल यानी कि RBS के मैच्योरेशंस में भी उपयोगी है। विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है उसको करेक्ट करने के लिए विटामिन B12 के IM इंजेक्शंस बनाए जाते हैं, यानी कि इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन। तो ये इंजेक्शंस के अंदर तो विटामिन B12 का कंटेंट ही भरना है, तो उसको भरने के लिए विटामिन B12 का प्रोडक्शन जरूरी है। जिस प्रोडक्शन को उसके प्रोडक्शन के लिए ही हमारी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या करती है? माइक्रोबायोलॉजिकल फर्मेंटेशन की प्रोसेस से विटामिन B12 का प्रोडक्शन करती है, जो हमने देखा। वो अगर साइनाइड की पॉइजनिंग हो गई, साइनाइड मतलब क्या? वो एक केमिकल फंक्शनल ग्रुप है जिसमें C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन रहता है। तो अगर इसकी पॉइजनिंग हो गई तो उसको ओवरकम करने के लिए भी B12 का इंजेक्शन दिया जाता है, वो इंट्रावेनस दिया जाता है। और अगर अदर एप्लीकेशन देखें तो ये विटामिन B12 क्या करता है? हमारे बॉडीज के ब्लड और नर्व सेल को हेल्दी रखता है, DNA मेकिंग में हेल्प करता है। आगे हमने देखा कि विटामिन B12 जो है को फैक्टर है, वो बायोकेमिकल रिएक्शंस में हेल्प करता है, तो DNA मेकिंग में हेल्प करेगा। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को प्रिवेंट करेगा, यानी कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन B12 सफिशिएंट रहा तो हमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नहीं होगा, उससे वो हमें प्रिवेंट करेगा। और उसके साथ ही वो अदर फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में भी जरूरी है। ये जो मेरा कंटेंट है वो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक और अदर रिसेंटली पब्लिश्ड आर्टिकल में से रहता है। अगर आपको मेरा कंटेंट के बारे में कुछ चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।